एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास। इस वाले चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं वन शॉर्ट रिविजन। जो आपका ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर है, इसकी हमने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग उस वाली वीडियो को भी काफी प्यार दे रहे हो, तो आप लोग उन वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिटेल में लाइन बाय लाइन अगर आपको इसकी चीजें पढ़नी है, आपको समझना है क्या चीजें हुई कैसे हुई, दैट टू लाइन बाय लाइन, तो आप लोग इस वाली वीडियो को चेकआउट करना। एंड इफ आपको वन शॉट रिविजन पर्टिकुलर सीरीज चाहिए, एक वाली वीडियो आपको चाहिए, तो आप लोग आज वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखना। यहाँ पे देखिए आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में, तो हम फटाफट से वन शॉट में इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे। अगर हमने बात करी यहाँ पर मराठास की, तो आखिर मराठास कौन है, कहां से आए मराठास, कौन है, कहां से आए हैं, काइंड ऑफ। तो कहते हैं हु वर द मराठास, आखिर मराठास कौन थे, कहां से शुरुआत हुई। आप यहाँ पे देख रहे हो मैप में, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है। कहते हैं जो मराठास है दे आर नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि उनकी शुरुआत कहां से हुई, उनकी ओरिजिन कहां से हुई, वो कहां से शुरू हुए बेसिकली। तो कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आपका डेक्कन प्लेट्यू, हम इसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इसका जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है मैप में, ये आपका है मराठास। बेसिकली महाराष्ट्र जो है ये वाला पार्ट है, यहीं से जो आपके मराठास वो आए हैं। एंड देर आइडेंटिफाइड विद द मराठी लैंग्वेज। अब जाहिर है हम जानते हैं मराठास है तो उनकी लैंग्वेज कौन सी होती है, आज भी नो मराठी लैंग्वेज इन लोगों की होती है। कहते हैं इट विच हैज अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन सिंस द 12th सेंचुरी। अब ये चीज मैं आप लोगों को वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ। अगर मैं किसी भी सेंचुरी की बात करी, फॉर सपोज यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ 12th सेंचुरी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा भाई, 1101 से लेकर के जो 1200 तक का टाइम होगा, ये जो आपका होगा इसे हम बोलते हैं 12th सेंचुरी। जैसे अभी हम बोलते हैं हमारी चल रही है 21st सेंचुरी, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि 22nd सेंचुरी में डोरेमोन आएगा, अभी तो नहीं आया है। अभी हमारी क्या चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि 2001 से लेकर के 2100 तक का जो टाइम रहेगा, ये हमारी होती है बच्चा 21st सेंचुरी। और अभी क्या चल रहा है बेटा आपका 2025, अभी हम बीच में चल रहे हैं 2025। अभी ये सेंचुरी को यानी कि 100 साल खत्म होने में अभी रहते हैं हमारे पास 75 साल, वो अलग स्टोरी है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में है कि कब से जो है इनका स्टैब्लिशमेंट होना शुरू हुआ। 13th सेंचुरी में दे वर रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। स्टार्टिंग में 13th सेंचुरी, उससे कुछ टाइम बाद सबसे पहले यहाँ पे जो राज किसका होना शुरू हुआ, यादव डायनेस्टी का, जिसमें हम कहते हैं देवगिरी जो है उसकी कैपिटल थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद अर्ली 14th सेंचुरी में खिलजी सल्तनत यहाँ पे आती है दिल्ली की। हम लोग को पता है, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत ने जब वो धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जिन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा किया था, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को कवर करा रखा है। डिटेल वीडियो भी है, वन शॉट वीडियो भी है, नोट्स भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, और आपकी एनिमेटेड वीडियो भी है उस चैप्टर की। तो आप लोग प्लीज जाकर उस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, बहुत से बच्चे उसको देख भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है भाई कि दिल्ली में जो आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसमें हमारे पास ममलुक आती है, फिर हमारे पास आपको पता है कि खिलजी आती है, फिर तुगलक आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है, सैयद आती है, एंड लास्ट में हमारी लोधी डायनेस्टी आती है, जिसको हराकर बाद में जो इब्राहिम लोधी है उसको हराते हैं, और बाबर जो है उसको हरा देते हैं इब्राहिम लोधी को, और फिर मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। हम लोगों को सब चीजें पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ये सब। तो कहते हैं खिलजी जो है सल्तनत के नीचे की तरफ आते हैं और बाद में इसको अपने अंडर कर लेते हैं। कहते हैं ये सब जो है चेंजेस चल रहे थे पॉलिटिकल रूप से, यानी कि पॉलिटिकली बेसिकली क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है, पॉलिटिक्स में यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। लेकिन कहते हैं कल्चर के जो ट्रेडिशंस है वो यहाँ पर जो इमर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उसमें यहाँ पर चेंज आ रहा है, वो चीजें यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। अब उसमें क्या चल रहा है, सबसे पहले आता है बच्चा हमारा भक्ति मूवमेंट। अब आप भी देखो इस टाइम पे क्या है, अभी हमारा 21st सेंचुरी, तो यहाँ पर अभी जो है ना बहुत से लोग हैं जो मतलब बच्चे भी हैं इवन, जो भक्ति के मार्ग पे उतर रहे हैं। उनको वैल्यू बेसिकली रियलाइज हुई है कि आखिर भक्ति की वैल्यू क्या है। अब ये भक्ति आप लोगों को आज बहुत नॉर्मल चीज लग रही है, लेकिन पता है पहले के टाइम पे भक्ति मूवमेंट का आना 12th सेंचुरी के अराउंड, 7th सेंचुरी के अराउंड, ये
छोटी चीज नहीं थी। जब इस टाइम पे भक्ति आई यहाँ पर तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा हम आइडल्स की यानी कि जो हमारे घर में मूर्तियां होती है ना, भाई हम जो है मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पर ये वाली चीज रियलाइज हुई कि भाई हमें ये करना चाहिए, मूर्तियों की पूजा, आइडल है यहाँ पर, तस्वीर है, हम यहाँ पे उनको पूज सकते हैं, आरती गा सकते हैं। वो चीजें उस टाइम पे यहाँ पे इमर्ज हो रही है। जो पोइट वगैरह है, ये जो संत वगैरह है, वो अलग अलग बात, अलग अलग भाषाओं में अपने अपने जो नेशन है, जो उनकी स्टेट है जिसको मानते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ पोएम्स लिख रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स यहाँ पर लिख रहे हैं। वो चीजें यहाँ पर धीरे धीरे करके इमर्ज हो रही है। एंड ये शायद आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा हो, बिकॉज अभी हम लोग नॉर्मल से पूजा करते हैं अलग अलग भगवान की, लेकिन उस टाइम पे दैट वाज अ बिग थिंग। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोगों ने सुनी ये सब चीजें कि पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो अग्नि देवता को मानते थे, तो वो अग्नि की पूजा करते थे, उनका वही था। अगर उनको फॉर सपोज भगवान को कुछ अर्पित करना है तो भगवान की जगह वो जो ऋषि मुनि होते थे उनको अर्पित करते थे, जो पंडित वगैरह को, भाई अगर उनको अर्पित करके मतलब भगवान को वो चीज चली गई। उस टाइम पर मूर्तियों का आना, चीजों का यहाँ पर आना, तस्वीरों का यहाँ पर आना, आरतियां आना, सॉन्ग्स आना, डिवोशनल सॉन्ग्स आना, भगवान के प्रति जाना उस चीज को, तो वो चीजें इमर्ज होना बहुत एक बड़ी चीज यहाँ पे इमर्ज हो रही थी उस टाइम पे। उसी के बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं भक्ति मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था, पता है, और सोशल मूवमेंट था इंडिया में, जो कि 7th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। उस टाइम पे जो है वो काफी था, एंड 12th सेंचुरी में काफी जो पीक पे था, इसलिए मैंने शुरुआत में 12th सेंचुरी बोला था। अच्छा, दैट टॉट डिवोशन यानी कि भक्ति टू गॉड, जो हमें समझाता है, जो हमें बताता है भगवान के प्रति भक्ति करना, भगवान के प्रति जो है समर्पित होना, भगवान की पूजा करना एज द मेन पाथ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का, हमारी अपनी आत्मा की ग्रोथ करने का, अपने अपने मन की ग्रोथ करने का बहुत अच्छा तरीका है अगर हम भगवान के प्रति अर्पित हो जाए तो। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग डिफिकल्ट रिचुअल्स, भाई बहुत डिफिकल्ट रिचुअल्स फॉलो करना, यज्ञ करना, ऐसा करना, मंत्र पढ़ना, वो सब ना कर कर सिंपली यहाँ पर हम सिंपल सॉन्ग्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, मराठी में हम यहाँ पे भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखा सकते हैं, हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं। क्या हम सब लोगों को श्लोक आते हैं सारे, जो पंडित वगैरह ये लोग बोलते हैं, कि हम वो सारे श्लोक बोल लेंगे? नहीं ना, याद भी नहीं हो पाएंगे आसानी से, क्योंकि बहुत बिकॉज संस्कृत में होते हैं। इरिटेट क्यों कर रहे हैं? देखिए बिकॉज वो संस्कृत में होते हैं, हम लोग वो चीज नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को सपोज भगवान का कोई भक्ति वाला गाना है, अब जो भी बच्चे, अब देखो आप लोग 7th 8th क्लास में आप लोग हो, अब आप लोग जिस भी भगवान को मानते होंगे, आपको उनका कोई ना कोई प्यारा सा भजन जरूर याद होगा, चाहे वो राम जी हो सकते हैं, चाहे वो महादेव हो सकते हैं, चाहे वो फॉर सपोज हमारे विष्णु जी हो सकते हैं, या मतलब कोई भी वो हो सकते हैं, राधे राधे, कृष्ण जी, कुछ भी वो हो सकते हैं। तो आप जिनको मानते होंगे, आपको उनका एक प्यारा सा भजन सॉन्ग आपको जरूर याद होगा। तो वो क्या है, वो भी तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम है ना। जरूरी नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट रिचुअल्स करें, हम आई दिन यज्ञ करें या हम श्लोक बोले तभी हम भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, नहीं ना। वो वाली चीज यहाँ पर है। कहते हैं ऐसे संत जैसे कि मान लो ध्यानेश्वर है, और आपके नामदेव है, तुकाराम है, रामदास है, इन लोगों ने स्पिरिचुअल टीचिंग्स यहाँ पे लोगों को समझाई, लोगों को भगवान के बारे में समझाया, जो कि चीजें समझने में आसान थी। और इवन कहते हैं कि उन्होंने कुछ टेक्स्ट को, चाहे भगवत गीता है, रामायण है, कुछ चीजें थी, उन्होंने उसको मराठी में भी जो है क्या करा, ट्रांसलेट करा, ताकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठास लोग हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में इन सब चीजों को पढ़ सके। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अकबर को बहुत शौक था भाई जो है अलग अलग पर्शियन जो संस्कृत में जो हमारे टेक्स्ट थे, एपिक्स वगैरह थी, उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करने का। तो उसने, हमें याद होगा, फतेहपुर सीकरी में उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी उसने स्टैब्लिश करा था, फिर जहां पे उसने भगवत गीता को और रामायण को, महाभारत को, पंचतंत्र को, सबको उसने जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था। एंड यहाँ पे हम अलग अलग चीजों को ट्रांसलेट कर रहे हैं मराठी लैंग्वेज, बिकॉज हमको मराठास की बात करनी है। कहते हैं डिवोशन के साथ साथ जाहिर सी बात है सोशल अवेयरनेस का फैलाना और सब में एकता की भावना लेकर आना, ये जो है इस मूवमेंट ने किया था, जिससे जाहिर है कि मराठास को एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस मिल गया था, कि भाई कल्चर का जो है उनका बेस बन गया, फाउंडेशन, एक नींव जो है वो तैयार हो चुकी है, जिससे आगे चलते हुए अब जाहिर है, आप सोचो अगर जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो महादेव को मानते हैं, वो कल्चर से एक साथ जुड़ गए हैं, अब बाद में अगर इन लोगों को कोई भी काम करना है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये लोग जो है पॉलिटिकली एक साथ मिलकर फिर उस काम को एग्जीक्यूट करें। समझ में आ रही है ये चीज? तो वो जो है चीज का होना यहाँ पर उस टाइम पे होता था, तो वही जो चीज यहाँ पर हो भी रही थी। कहते हैं 17th सेंचुरी तक आते आते जो कुछ मराठा के चीफ्स थे, उन लोगों ने अटेम्प्ट करा था, बेसिकली काम करा था सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि जो मराठा के चीफ है उन लोगों ने ट्राई करा कि हाँ जी हम अपनी सोवरेनिटी यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट पावर यहाँ पे एस्टैब्लिश करें, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जब यहाँ पे शिवाजी आते हैं बेसिकली, तब जो है तभी ये सब चीजें हो पाती है पॉसिबल, मराठास जो है वो यूनाइट हो पाते हैं, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज हो पाते हैं। वो सब चीजें शिवाजी के आने के बाद ही हो पाती है।
अब हम वही बात करते हैं, आखिर शिवाजी कब आते हैं, मराठा एम्पायर की, मराठा की पावर की फाउंडेशन रखते हैं, नींव रखते हैं, एंड राइज ऑफ शिवाजी। हम उन्हीं के बारे में आपको दिख रहे हैं, ये आपके शिवाजी महाराज। हम इन्हीं के बारे में जरा बात कर लेते हैं। कहते हैं शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में भोसले क्लैन में। नाउ व्हाट इज क्लैन, आप लोगों को पता है, ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप, जैसे जैसे हम बोलते हैं क्लैन, वो यहाँ पर था। यार आज तो ये इरिटेट ही कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, वो जो ये चीज यहाँ पे हुई थी, एंड उनके फादर मदर का नाम क्या था, शाहजी उनके फादर थे, जीजाबाई उनकी मदर थी। हालांकि अब आगे अभी आप लोग पढ़ोगे कि शाहजी की एक और वाइफ थी, जिनसे एक और, जिनका नाम था तुकाबाई, तो उनसे एक और वो थे, मतलब बेटे थे, उनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो कहते हैं शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ भैया, भोसले क्लैन में हुआ था, 1630 में हुआ था, मराठा। अब कहते हैं वाइल शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत, उस टाइम पे शिवाजी थे ऑब्वियसली, वो जो है डेक्कन सल्तनत में ही वो सर्व कर रहे थे, और वो घर से जो है दूर रहते थे। और शिवाजी कहाँ पे थे महाराष्ट्र में ही, लेकिन वो जो है पुणे वाले एरियाज में थे, अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई एंड लॉयल ऑफिशियल्स। बेसिकली जो उनकी माता थी वो उनका ध्यान उस टाइम पे रखती थी, पुणे में वो लोग रहते थे। द रीजन वाज सफरिंग फ्रॉम वॉर्स अमंग दिल्ली डेक्कन सल्तनत। भाई देखो उस टाइम पे क्या था, डेक्कन सल्तनत, यहाँ पे जो आपको पता है, आप लोगों को याद है डेक्कन सल्तनत जो कि 5 उसमें टूट भी गई थी। आप लोगों को याद है कि पहले जो है बहमानी सल्तनत थी, वो बहमानी सल्तनत 5 डेक्कन सल्तनत में बेसिकली 5 उसमें टूट गई थी, जिसे हमने कहा था डेक्कन सल्तनत। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, ये सब चीजें याद है ना, वही यहाँ पर था। तो कहते हैं उस टाइम पे जो है काफी वॉर चल रहे थे, जिससे जाहिर है लोग यहाँ पे जो है काफी अफेक्ट हो रहे थे। जब शिवाजी 16 साल के हुए, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन करना शुरू कर दिया। इवन उन्होंने पता है क्या किया था, कि जो भी, अब देखो महाराष्ट्र का एरिया है, वेस्टर्न घाट वगैरह वहां पर है, आप लोगों को पता है महाराष्ट्र, आपको देखा हम लोगों ने यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट वगैरह होते रहे, तो ऐसे करके। तो ये कहा गया कि उस टाइम पर जो भी उनको दिखा, ये फोर्ट जो है बेसिकली, फोर्ट में जब भी बोलूं, प्लीज रिमेंबर, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है हिस्ट्री में। तो खासकर मराठास के लिए तो फोर्ट्स मतलब बैकबोन था, उनकी इकोनॉमी का, उनके ग्रोन का, हर एक चीज का, उनका मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं ना, कि उनकी ग्रोइंग पावर, उनकी नींव जो है वो फोर्ट से ही रखी गई, बड़े बड़े महलों से, किलों से बेसिकली। तो वो यहाँ पर कहा, तो जो भी उनको लगा कि नेग्लेक्टेड फोर्ट है, इस पे कोई राज नहीं कर रहा, वो जाते हैं और उसको अपने अंडर जो है कर लिया उन्होंने। शिवाजी ने, सोचो 16 साल के हैं वो अभी, और उन्होंने ये सब चीज जो है करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके उन्होंने नींव रखी स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल की, कि वो खुद राज करेंगे। कोई भी बाहरी पावर, आइदर इट्स मुगल एम्पायर, हम पे राज नहीं करेगी, हम लोग खुद अपने ऊपर राज करेंगे। वही वाली बात है जो हम इंडियंस में बहुत बाद में आई थी, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके तो काफी टाइम बाद जो एक्चुअल में आई थी कि हाँ अब हमें इनसे आजाद होना है। लेकिन अभी शिवाजी के अंदर ये वाली चीज है कि नहीं, हमें स्वराज्य लेकर आना है, हमें सेल्फ रूल करना है। अब जो इनका ये विजन था, जो इनका ये नजरिया था स्वराज्य का, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, हर तरीके से हम लोगों को खुद ही राज करना है। जो पैसा होगा हमारे पास आएगा, कल्चर हमारे होंगे, सोशली हम सब एक साथ होंगे, हम राज करेंगे। उनका ये वाला फंडा था, किसका क्या चीज है ये, सेल्फ रूल यानी कि स्वराज्य। कहते हैं टू एक्सपैंड एंड प्रोटेक्ट हिज किंगडम, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत पावरफुल नेवी स्टैब्लिश करी थी। नो प्लीज रिमेंबर, शिवाजी के टाइम पे ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया के रूलर की बेसिकली अपनी एक खुद की नेवी थी। शिवाजी से पहले कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया था पूरे के पूरे इंडिया में, इंडिया का। मैं ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुगल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया के रूलर्स की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं आया था जिन्होंने अपनी एक नेवी स्टैब्लिश करी हो। सबका क्या था कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड यहाँ पर करना है तो हम ट्रेड तो वैसे भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे शिवाजी थे जिन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपकी नेवी में जो है पहुंच होगी, अगर वहां पे आपकी फोर्सेस लगी होंगी, तो आप ट्रेड तो कर ही सकते हो, लेकिन ट्रेड के साथ साथ जो है आपको उससे काफी बेनिफिट्स और भी मिलेंगे, आपकी नेवल फोर्स होनी चाहिए। तो वो उन्होंने यहाँ पे किया था। हालांकि बीजापुर सुल्तानत या मुगल्स की तरह नहीं, इवन मुगल्स का भी क्या था कि उनके मर्चेंट शिप वगैरह थे, एज आई टोल्ड कि ट्रेड करने के लिए उन लोगों के शिप थे, या नेवी का यूज वो लोग बहुत लिमिटेडली करते थे, उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं था। मैंने पहले ही बोला, अब जब कौन आएंगे इसके अंदर, कौन एक्चुअल में करेगा, उसके आगे हम बात करेंगे। कनौजी अंग्रेज का नाम आएगा, अभी आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा, शिवाजी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। जहां मराठास का नाम आए और गुरिल्ला वॉरफेयर ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर, फोर्ट्स, ये सब मराठास की पहचान थी। नाउ व्हाट इज गुरिल्ला वॉरफेयर, आखिर क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? देखो आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये है आर्मीज,
ये आर्मी है। आप क्या कर रहे हो, आप सामने से आके आप आर्मी पे वॉर नहीं कर रहे हो, आप सामने से लड़ नहीं रहे हो। आपने क्या करा, आप फॉरेस्ट में हो ना बेसिकली, तो आप नदियों का सहारा ले रहे हो, आप पेड़ों का सहारा ले रहे हो, आप किसी भी चीज के पीछे छुपकर वॉर कर रहे हो, आप सामने से आके बैटल नहीं कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। जो वॉरफेयर, जो बैटल छुपकर करा जाता है, अपने टेरेन का, अपने लैंड का इस्तेमाल करके, अपनी भूमि का यूज करके, उसका फायदा उठाकर छुपकर वॉर करा जा रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड बच्चा आपका गुरिल्ला वॉरफेयर। इसका मराठा से मतलब ऐसे वाला कनेक्शन था, ऐसे वाला। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब मराठास, गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब मराठास, ठीक है। ये जो चीज उनकी बहुत ज्यादा थी, तो वही हमने यहाँ पे कहा, जहां पर जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो सरप्राइज अटैक करते हैं, अपने फॉरेस्ट की नॉलेज रख के, माउंटेन्स की नॉलेज रखकर, लोकल एरियाज की, नदियों की, सबकी उनको नॉलेज होती है, अपने टेरेन की नॉलेज होती है, उसी से वो बड़ी बड़ी आर्मीज को कंफ्यूज करके हरा देते हैं। उनको लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे जो खाली पड़ा है तो फॉरेस्ट, आप आ गए एकदम से यहाँ पे कब्जा करने के लिए, अब अंदर से निकल निकल के आ रहे हैं भाई छुप छुप कर उनको मारने के लिए। तो क्या हो रहा है, दैट इज सरप्राइज अटैक, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है जी। कहते हैं जब बीजापुर अच्छा एक बार क्या हुआ था कि बीजापुर सल्तनत में, जो आपकी बोल जो मैंने बोला डेक्कन सल्तनत में बीजापुर, गोलकोंडा वो सब थे, उसमें जो बीजापुर था ना, उसने अपना एक जनरल था बेसिकली अफजल खान, उसको भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी ने क्या करा, प्रतापगढ़ फोर्ट, मैंने फिर बोला फोर्ट, बार बार फोर्ट आएगा चैप्टर में, किलों की बार बार बात करी जाएगी, क्योंकि शिवाजी ने किलों का यानी कि फोर्ट्स का इतना सहारा लिया है। जैसे आपने देखा था ना जो राणा कुंभ थे, जिस तरह उन्होंने कुंभलगढ़ का फोर्ट बनवाया था आर्मी से बचने के लिए, वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पे करी थी। इसलिए चैप्टर नंबर 2 अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होंगी वो सब चीजें, तो उन्होंने जो है वो चीज यहाँ पे करा था। सेम यहाँ पर जो शिवाजी थे ना, उन्होंने ना अफजल खान को बेसिकली ना फोर्स करके, परसुएड करके, कैसे ना कैसे करके वो उनको प्रतापगढ़ फोर्ट पे ले आए थे, सामने आमने सामने मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, वहां लड़ाई करना जो करना, और वहां आकर एज यूजुअल गुरिल्ला वॉरफेयर करा और उनको फोर्सेस को हरा दिया था, बीजापुर की आर्मी को, और वहां से भगा दिया था। ये काम शिवाजी ने बहुत लोगों के साथ करा था। ठीक है, नाउ प्लीज डोंट से कि मैम ये तो छुप छुप कर वॉर करना हुआ, ये तो गलत बात है, पीठ पीछे वॉर नहीं, दैट वाज अ टैक्टिक, दैट वाज अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो उनका अपना था कि भाई नहीं ठीक, हमें सामने से नहीं करना, हमें छुप कर वॉर करना है। अब चाहो तो आप इसको नेगेटिव सेंस में ले लो, और चाहे आप इसको पॉजिटिव सेंस में ले लो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब देखो आगे बात करते हैं, कहते हैं लेटर ऑन, बाद में क्या होता है देखो, आफ्टर अर्लियर विक्ट्रीज। अब देखो भाई शुरुआत में तो शिवाजी की बहुत जीत हुई, खूब विक्ट्री यहाँ पर, ये सब हुआ, लेकिन शिवाजी ने बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक फेस करा मुगल के नोबल मैन शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से ना काफी डिफीट हुआ उनको, इवन उनको जो है थोड़ा सा इंजरी हुई, उनको जो लेके जाया गया, वो फोर्ट में ले गए उनको। देखो क्या कह रहे हैं, शाइस्ता खान ने बेसिकली क्या किया था, उनकी टेरिटरी को 3 साल तक घेर के रखा था कि अब अटैक करना है, अटैक करना है, अटैक करना है, बार बार ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। एक रात को क्या हुआ, वो उठते हैं, क्या शिवाजी उठते हैं, अपनी फोर्सेस को, अपने लोगों को लेके जाते हैं, और इस शाइस्ता खान के कहा जहाँ पे वो था ना कैंपेन था बेसिकली, तो वहां जाकर उस पर रेड डाल देते हैं, और इतना उसको वो टॉर्चर करते हैं बेसिकली, कुछ ऐसा वहां पर करते हैं जिससे शाइस्ता खान जो है महाराष्ट्र जो है छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो चीज जो उन्होंने यहाँ पे करी थी कि उसके कैंप पे ही रात में ही पहुंच गए थे, शाइस्ता खान के रेड डाली थी, सोल्जर्स जो है बहुत थोड़े बहुत गए थे, लेकिन इस तरह से यहाँ पर जो है करा कि भाई वो जो है फोर्स हो गया, जो वो था आपका शाइस्ता खान, उसको छोड़ने के लिए। अच्छा, अब भाई शाइस्ता खान चला गया यहाँ से, लेकिन शिवाजी को बहुत लग रही थी वो चीज कि इन लोगों ने जो है बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, और वो इसका बेसिकली बदला लेते हुए, रिटेलिएट करते हुए उस चीज को, जो मुगल्स के प्रति उनके मन में गुस्सा था, शिवाजी जो है वो सूरत को सैक कर देते हैं। और व्हाट इज सैक करना, सैक का मतलब होता है आपने अटैक करा और आप अटैक करके यहाँ से पैसा लूट के लेके गए, आपने अटैक करा और आप अटैक करके यहाँ से पैसा लूट के लेके गए, बिकॉज एट द एंड जो मुगल्स हैं वो कहीं और से आए हैं। हमने पढ़ा हुआ टर्की के, वो मंगोल के, वो सब रूलर्स वगैरह हैं जो शुरुआत हुई उनकी बाबर की। अब यानी कि हमारे यहाँ के, हमारे लोगों पे राज करके, हमारे ही टेरिटरीज को अपना कर, हथिया कर बेसिकली उसको, तुम यहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो हम जो है तुमसे ही पैसा ले लेंगे। शिवाजी का बहुत सिंपल सा फंडा था, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी उनके इवन इंडिया पे राज करे, उनको था कि हमारे ही लोग होने चाहिए, तभी वो स्वराज्य को लेकर आए थे। सूरत आप लोगों को बताए, सूरत कहाँ पे आपका बच्चा, कहाँ पे है सूरत, वेस्ट बंगाल में। यस, मुझे लगा क्या कहाँ कहोगे भैया आप लोग, सूरत, सूरत वेस्ट बंगाल में, सूरत इज इन गुजरात। सूरत कहाँ पे, सूरत इज इन गुजरात। ठीक है, कहते हैं शिवाजी ने जो है सूरत को सैक करा, एंड एक जो कि बहुत अच्छी खासी मुगल की पोर्ट सिटी थी, जहां से अच्छा ट्रेड जो है वगैरह वो बहुत जो है अच्छे से आराम से होता था।
अच्छा, कहते हैं ही गेन्ड ह्यूज वेल्थ अबाउट 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ से ले गए थे। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस थी या जो ऐसे लोग थे जो चैरिटी के बेसिस पे थे, उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया था, वहां से वो लोग कुछ भी नहीं लेके गए थे। इवन कहते हैं, देखो आपको पिक्चर दिख रही है, ये यहाँ पर था शिवाजी का सैकिंग ऑफ सूरत। इवन ये कहा था कि जो सैकिंग थी इतनी फेमस हुई थी कि लंदन की गैजेट तक में छप गई थी कि भाई वहां पे जो है ऐसा ऐसा काम जो करा गया है, इतना जो वहां पहुंच गए, वहां जाके रेड डाल दी, अटैक कर दिया, पैसा लूट के ले गए। 1 करोड़ रुपए, सोच रहे हो उस टाइम के, आज के 1 करोड़ तो 10 करोड़ के बराबर है, उस टाइम का 1 करोड़, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू वो थी। ठीक है, अब कहते हैं, बात करूंगी आगे मैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। देखो आगे क्या होता है भाई, इन सब चीजों से जाहिर है औरंगजेब यहाँ पर गुस्सा होंगे। हमने पहले भी बोला हुआ, औरंगजेब वॉज अ लिटरली वेरी क्रूअल, रूड रूलर, इनटॉलरेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स, मतलब औरंगजेब वॉज समथिंग एल्स। ठीक है, उन बात ही अलग है। तो कहते हैं औरंगजेब ने अपने एक जनरल थे, बेसिकली राजपूत जनरल थे, जय सिंह, उन्हें भेजा था ताकि शिवाजी को जो है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो है परसुएट कर सके, उनको फोर्स कर सके उस चीज के लिए। अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर आखिर थी क्या? ट्रीटी ऑफ ट्रीटी, जहां पर वर्ड लिखा है इज कॉल्ड एग्रीमेंट, कि जहां पे दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो रहा है। तो कहते हैं शिवाजी ने जो है क्या करा, शिवाजी से जो है एक चीज यहाँ पे कराई गई थी कि जो तुमने अभी टेरिटरी अपनाई है, तुम इसको सरेंडर करो, हटाओ इसको अपनी तरफ से, और अपने बेटे संभाजी को मुगल सर्विस में भेजो। क्या करो? मुगल सर्विस में भेजो, ये उनको कहा गया है इस ट्रीटी में। सो व्हाट अबाउट ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जहां पे शिवाजी को इस बात के लिए पोस्टमेट करा गया कि तुम अपने बेटे को, हुज नेम इज संभाजी, संभाजी महाराज को तुम जो है मुगल की सर्विस में, मुगल की आर्मी में भेजो, वहां सर्विस में भेजो, और अपने जो तुमने टेरिटरी हथियाई है उसको जो है सरेंडर कर दो। अच्छा, अब साथ साथ जो क्या था कि भैया जो ये थे जयसिंह थे ना, इन्होंने शिवाजी को मना लिया था आगरा के फोर्ट तक चलने के लिए। लेकिन जब वो गए वहां पर तो वहां बहुत गलत चीजें हुई। बेसिकली कहा गया, जैसे मान लो कि वो जो है उनको मनाया कि भाई ठीक है, तुम जो है फोर्ट पे चलो हमारे साथ, वहां पे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बातचीत करनी है। लेकिन वो जैसे ही आगरा के फोर्ट पे जो है जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, औरंगजेब और उनकी जो पूरी की पूरी सर्विस बेसिक थी वहां पर, उन लोगों ने ना शिवाजी की बहुत इंसल्ट करी। इवन इतनी इंसल्ट करी कि बाद में उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, उनको भी और उनके बेटे संभाजी को भी। कहा कि अब ये लोग यहाँ से निकल ही नहीं सकते। बहुत टाइम की कोशिश करने के बाद, और फिर पता है कि जो भी जो औरंगजेब थे ना, उसको उनको पता था कि भाई शिवाजी यहाँ पर टिक कर नहीं बैठेंगे हाउस अरेस्ट में। हाउस अरेस्ट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपने अपने घर में किसी को बिठा दिया कि इस कमरे में रहोगे, इस यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा, औरंगजेब को पता था कि शिवाजी चुप तो नहीं बैठेंगे, तो जब भी अगर फॉर सपोज कोई भी सामान महल के अंदर से आ रहा है, महल के अंदर जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, वो औरंगजेब और उनकी जो आर्मी थी, बच्चों पूरी फोर्ट बेसिकली, जो अंदर लोग बैठे ना, नॉबल्स वगैरह, वो सब सारे डब्बों की चेकिंग करते थे, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर करते थे। एक दिन उन लोगों ने चेकिंग नहीं करी, और उसी दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की टोकरी में, उन सब सामानों में छुपकर जो है शिवाजी और उनके बेटे जो है वहां से निकल गए। वो दिन था, उसके बाद का उनका डेथ तक का दिन था कि शिवाजी जो है औरंगजेब की पकड़ में, क्या किसी भी मुगल एम्पर की, मुगल रूलर की पकड़ में नहीं आ पाए। शिवाजी वॉज सच अ पावरफुल, सच अ ब्रिलियंट जो है आपके बेसिकली रूलर थे। अच्छा, समझ में आ गई वाली चीज। कहते हैं 1674 में शिवाजी का जो कॉरोनेशन होता है, बेसिकली उनको जो है राजगद्दी पहनाई जाती है रायगढ़ फोर्ट में, आप लोगों ने देखा हुआ है। फुल वैदिक राइट्स के साथ उनको जो प्रॉपर जो रिचुअल्स वगैरह हैं, जो वेद वाले होते हैं, वो सब जो कराए गए, एंड फाइनली रायगढ़ का जो फोर्ट है वहां पर जो है उनको राजगद्दी पहना दी गई। और तब उनको जो है टाइटल मिल गया था किसका? श्री राज शिव छत्रपति। किसका टाइटल मिला? राज शिव छत्रपति। यहाँ पे जिनके सर पे देखा आप लोगों ने वो छत्र छाया काइंड ऑफ, जो एक एम्बलम काइंड ऑफ वो होता है ना, एम्ब्रेला जैसा, उसे बोलते हैं छत्रपति, कि उनके सर पे जो है वो चीज यहाँ पर है जिससे वो सबको संभाल कर भी रखते हैं और वो उनको भी प्रोटेक्ट रखता है इस तरीके से। और उन्होंने यहाँ से अपना एरा, अपना टाइम शुरू करा, विच वाज कॉल्ड राज्याभिषेक शका, कि अब जो है फाइनली मेरा राज्याभिषेक हो चुका है, मेरा कॉरोनेशन हो चुका है, मैं राजगद्दी पर बैठ चुका हूँ, अब जो है मैं बहुत सही तरीके से राज करने वाला हूँ। बाद में कहते हैं कि उन्होंने लॉन्च करा था दक्षिण दिग्विजय। दक्षिण दिग्विजय यानी कि दक्षिण में जाकर, साउथ में जाकर दिग्विजय यानी कि कॉन्क्वेस्ट करना, वो एरिया अपने अंडर लेकर आना। कैप्चरिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटक एंड नदर्न तमिलनाडु, जहां पे उन्होंने जो आज का आपका कर्नाटक वाला पार्ट है, जो आपका आज का आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली ये वाला पार्ट उन्होंने जो है कॉन्क्वेर करा था दक्षिण में जाकर। यहाँ से जो है वो यहाँ की तरफ गए थे
और उन्होंने जो है ये वाला पार्ट कॉन्क्वर करा था, जिससे जाहिर है कि जो मराठास थे वो मुगल्स के अगेंस्ट जो है गए थे, बिकॉज यहाँ पे औरंगजेब की भी काफी पहुंच हो रही थी, औरंगजेब भी यहाँ पे आना चाह रहे थे। बट वही एट द एंड 50 के होकर शिवाजी जो बीमार पड़ गए थे और फीवर की वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? ये था शिवाजी का पूरा टेन्योर। शिवाजी कैसे आते हैं, किस तरह उनका राइज होता है, उनके कौन कौन फादर मदर थे, कितनी एज पे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन करना शुरू करा, फोर्स जो उनकी बैकबोन रहे, गुरिल्ला वॉरफेयर जो उन्होंने करा था, बाद में उन्होंने बेसिकली औरंगजेब को पहले तो जो है उनको हरा दिया था, बाद में शाइस्ता खान ने उनको वो करा, तो लेकिन बाद में वहां पहुंच गए थे वो। फिर राजा जय सिंह ने जो है उनको पर्सुएट करा फोर्ट में लेके जाने के लिए, वहां जाके उनकी इंसल्ट हुई, हाउस अरेस्ट में गए, कई टाइम तक बाहर नहीं निकल सके, बाद में जो एस्केप हो गए और 1674 में जो है उनकी राजगद्दी उन्होंने संभाल ली। एंड तब से लेकर के बहुत अच्छा जो है उन्होंने टेन्योर अपना रखा, रूल जो उन्होंने करा, लेकिन 50 साल के होकर वो मर गए ड्यू टू फीवर। ये आपको समझ में आया कि शिवाजी के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं कि मराठास आफ्टर शिवाजी, आखिर शिवाजी के बाद क्या, उनके बाद क्या कहते हैं, शिवाजी की डेथ के बाद उनके एल्डर बेटे थे एज यू नो संभाजी महाराज, वो जो है छत्रपति बनते हैं, जिसको सुप्रीम किंग, जिनके सर पर वो है जो अपना भी ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं वो अपनी भी और औरों की भी। द मराठास जो है उनका मेन ऑब्स्टेकल, बेसिकली कहते हैं मराठास मुगल जो डेक्कन में ना आ सके, जो मुगल्स है स्पेशली औरंगजेब, अच्छा औरंगजेब का बहुत ज्यादा था डेक्कन की तरफ, हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में भी कि जो औरंगजेब था उनको बहुत था कि भाई मुझे जो है डेक्कन में आना है, डेक्कन में आने की वजह से औरंगजेब का जो नॉर्थ का भी पूरा का पूरा एम्पायर था वो भी डगमगा गया था, हमने वो सब चीजें पढ़ी हुई है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जो मराठास थे वो मेन ऑब्स्टेकल था, मेन रुकावट थी मुगल्स की, कि भाई वहां पे तो मराठास है यार, वहां दिक्कत करते हैं ये लोग ऐसे करके, तो मुगल्स की प्रॉब्लम थी मराठास का डेक्कन में होना, और जिसकी वजह से मुगल्स आगे डेक्कन की तरफ जा ही नहीं पाए बिकॉज वहां पे मराठास थे। औरंगजेब ने, मैंने बोला कि डेक्कन में जो इन्वेड किया था उन्होंने बीजापुर गोलकोंडा यानी कि जो डेक्कन सल्तनत वाले एरियाज थे उनको अपने अंडर कर भी लिया था, और बाद में इतना था, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि बार बार औरंगजेब अपना एम्पायर बड़ा करा, औरंगजेब ने ब्रूटली बहुत लोगों को एग्जीक्यूट करा, बहुत कुछ यहाँ पे करा था, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जो सिख वाले आपके गुरु थे बहुत सारे, उनको भी औरंगजेब ने ही मार दिया था, बीच चौक में, चांदनी चौक वगैरह में, अर्जुन को लो चाहे किसी को भी लो, तो उनको जो है मारा था, कहते ब्रूटली उन्होंने एग्जीक्यूट करा संभाजी को, और बाद में जो रायगढ़ थी मराठास की जो कैपिटल थी उसको भी अपने अंडर जो है कर लिया था। बेसिकली औरंगजेब का था कि अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाना है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो डेक्कन में रह रहे मराठास थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो औरंगजेब थे उसकी पावर जब इंक्रीज होती थी तो मराठास को भी हराते रहे। कहते शिवाजी के बाद जो उनके छोटे भाई थे राजा राम, वो छत्रपति बनते हैं, और फिर वो वहां से हटकर, क्योंकि वहां पे तो वो आ गए थे, तो वहां से हटके वो तमिलनाडु की तरफ जो है वो आ जाते हैं, यहाँ पे गिंगी की तरफ वो आते हैं, जहाँ पे जाहिर है कि साउथ इंडिया में यहाँ पर जो भी लोग थे, औरंगजेब का यहाँ पर जो भी रूल था अगर, तो उसको जो है वो काफी, मैं कहूँ कन्फ्लिक्ट में आ गए थे, उसको चैलेंज कर रहे थे। तो ये आपकी फोटो है संभाजी महाराज की, एंड ये आपकी फोटो है किसकी, आपके राजा राम की, ठीक है। कहते औरंगजेब के इतने एफर्ट्स के बाद भी मराठास डिफेंडेड देयर फोर्ट्स, औरंगजेब ने बहुत एफर्ट करे, बहुत बार ट्राई करा, लेकिन जो मराठास थे उन्होंने अपने फोर्ट्स की रक्षा करी और मुगल्स को हरा दिया, और बाद में औरंगजेब जो है मर गए थे बिना उनको हराए, बेसिकली मतलब मुगल्स तो मराठास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बस थोड़े बहुत एरियाज पे कंट्रोल कर लिया था, कई जगहों पर पहुंच गए थे, एक आधो को मार दिया था। हालांकि शिवाजी को मुगल्स नहीं मार पाते, लेकिन शिवाजी तो खुद मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ फीवर, ठीक है। लेकिन औरंगजेब कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका, एक बार हाउस अरेस्ट पर जरूर रख दिया, लेकिन वहां से निकल गए वो, कोरोनेशन भी हो गया, इतना बढ़िया राज भी कर लिया, दक्षिण दिग्विजय भी कर लिया, सब कर लिया, तो औरंगजेब उनका नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, उनके बेटे संभाजी को उन्होंने जरूर मार दिया था। तो ताराबाई के बारे में जरा बात करते हैं, चैप्टर के लास्ट में भी आएगा, तो मैंने वो भी यहीं पर मेंशन कर दिया था। आपको दिख रही है ताराबाई की फोटो? ताराबाई जो है राजा राम की क्वीन थी, बेसिकली राजा राम की वाइफ आप कह सकते हो, वो थी जिन्होंने मराठास की रेसिस्टेंस एंड लेड लार्ज स्केल रेड्स इनटू मुगल टेरिटरीज। बेसिकली मुगल्स जो थे वो मराठास वाले एरिया में ना आ पाए, राजा राम की डेथ के बाद भी उसको रेसिस्ट करना, उसको रोकने का काम किसने किया था? ताराबाई ने किया था, जिसमें जिन्होंने मराठास को एक पैन इंडिया पावर बना दिया। बेसिकली मराठास जो है पहले हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचे, हल्के से यहाँ पहुंचे, लेकिन ताराबाई ने जो है उनको यहाँ तक, जो पूरा नॉर्थ वाला एरिया था वहां पर भी उनको पहुंचा दिया था। तो कहते हैं मराठा की बहुत ब्रेव क्वीन है जिन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में जो है राज करा था, जब उनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई थी,
और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मराठास की आर्मी को ऑर्गेनाइज करा था। इवन मुगल की टेरिटरीज को उन्होंने इन्वेड भी किया था, ठीक है, नॉर्थ में। कि जब उनको ये दिख रहा था ना कि औरंगजेब जो है वो डेक्कन में पहुंचा हुआ है, तो वो यहां से हटकर नॉर्थ में पहुंच गई औरंगजेब की इन टेरिटरीज पे इन्वेजन करने के लिए। भाई वहां पे तो औरंगजेब है नहीं, मैं वहां जो है पहुंच जाती हूँ, वहां जाके इन्वेड करती हूँ, और उस एरिया को उन्होंने अपने अंडर करा भी था जब औरंगजेब डेक्कन में था। कहते हैं थ्रू हर शार्प मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मिलिट्रली स्ट्रैटेजिस्ट थे वो, उन्होंने बहुत सी स्ट्रैटेजी बनाई थी, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीजें होनी चाहिए, सब यहाँ पे उन्होंने प्लान किया था। एंड देन उन्होंने नॉर्थ वर्ड यानी कि नॉर्थ की तरफ मराठास का एक्सपेंशन करना। एज यू कैन सी यहाँ पे कि नॉर्थ की तरफ मराठास का एक्सपेंशन करने का काम किसने किया था, आपका ताराबाई ने किया था। जो बाकी सब थे वो यहीं पर जो है वो थे, इन वाले एरियाज में जो उनका राज यहाँ पर था, जो आपको ये वाले एरियाज दिख रहे हैं। लेकिन जो आपके मैं कहूंगी जो ताराबाई थी यहाँ पर, वो नॉर्थ की तरफ मराठास के एम्पायर को एक्सपैंड करने का काम किसने किया, ताराबाई ने किया, जो कि राजा राम की क्वीन थी। अच्छा, कहते हैं और मराठा की इंडिपेंडेंस को बहुत एक स्पेसिफिक टाइम तक जो उन्होंने बचाकर रखा था, मराठास को आजाद रखा था। कहते हैं इस एक्सपेंशन के टाइम पे जो मराठा की स्टेट थी बेसिकली शिवाजी के जाने के बाद, शिवाजी का क्योंकि सेंट्रलाइज रूल था, हमने पढ़ा हुआ है कि शिवाजी जो है एकमात्र पावर है, सेंटर में वो है, सब पावर जो उन्हीं के पास है। लेकिन शिवाजी की डेथ के बाद क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल पावर थी ये डिसेंट्रलाइज हो गई। यानी कि अब क्या हुआ, अकेले सेंटर के पास सारी पावर नहीं है, अकेले राजा के पास सारी पावर नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत जो रीजनल के चीफ होते हैं ना, अलग अलग जो हमने पहले पढ़े हुए अलग अलग नामों से आते हैं, अब जो इस पर्टिकुलर रीजन का जो चीफ है उसके पास भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी यानी कि थोड़ी बहुत पावर्स का आना शुरू हो गया मराठास की डेथ के बाद, ठीक है। बिकॉज या तो आप ये कह सकते हो कि ये चीज इस वजह से हुई बिकॉज जो शिवाजी थे वो खुद में ही बहुत एक पावरफुल और एक बहुत सेंट्रल रूलर थे, जो कि इतना बड़ा एम्पायर को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जो उनके बाद संभाजी राजाराम वगैरह आए वो नहीं कर पाए उस चीज को, इसलिए उनके टाइम पे क्या हुआ था कि जो रीजनल चीफ थे, अलग अलग रीजन के जो चीफ हुआ करते थे, जिन्हें हम पहले गवर्नर कहा करते थे, वो जो है यहाँ पे इमर्ज होने लग गए थे। उनके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी यानी कि थोड़ी बहुत पावर्स आने लग गई थी। अब आप देखो कि यहाँ पर पेशवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बने, पेशवा जिन्हें हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिनका काफी ज्यादा रोल रहा अगले टाइम पे। किंग तो बस एक नॉर्मल यहाँ पे किंग रहेगी, जैसे आज को आपको पता है एक होता है प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का, एंड देन प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर है। सेम यहाँ पे समझो कि यहाँ पर किंग है, लेकिन जो पेशवा है जिसको प्राइम मिनिस्टर, उनके पास मेन पावर जो है हुआ करती थी। एंड जो पेशवा बनते हैं आपके शिवाजी के बाद ही जो है शुरू हुए थे पेशवा वगैरह बनना, इसमें बाजीराव वन का और नाना साहेब पेशवा का इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इन्होंने बहुत लीड करा था, काफी कोशिश इन्होंने मतलब काफी इनका हाथ था मराठास को एक्सपैंड करने में पूरा का पूरा इंडिया की तरफ। तो पूरा जो है इन लोगों ने काफी अच्छा काम इन लोगों ने भी किया था। दैट मीन्स शिवाजी के सेंट्रल रूल के बाद डिसेंट्रल होना उसका, एंड देन वहां पे प्राइम मिनिस्टर का रोल आना, बाजीराव वन का, नाना साहेब का, ये आना जो है बहुत ज्यादा ही यहाँ पे रहा था वो चीज। कहते हैं अगर पीक की बात करूं मराठास की, तो जाहिर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो दिल्ली लाहौर तक जो है ये लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ वाले पार्ट में तोक तक पहुंच चुके हैं, तोक इज हियर, यहाँ पे ये लोग पहुंच चुके हैं, पेशवर तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सब यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट है, ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। यानी ये करा किसने, ताराबाई ने किया था। कहते हैं इवन इन लोगों ने अफगान से भी लड़ाई करी थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटबैक था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच हेल्ड इन 1761। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो फोर्थ बैटल हुआ था पानीपत का, ठीक है, वो कब हुआ था हम लोगों का 1526 में हुआ था। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेकंड बैटल था पानीपत का वो कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1556 में, एंड जो थर्ड बैटल हो रहा है वो हमारा हो रहा है 1761 में। तो बहुत लंबे टाइम बाद जो है थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का। अच्छा, कहते हैं इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि मराठास जो है थोड़े बहुत मैं कहूंगी हारे भी थे, लेकिन थोड़े बहुत जीत भी गए थे। स्टार्टिंग में वो जीत रहे थे वार में, वो बाद में हार गए थे बेसिकली मराठास इस वाले उसमें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हुआ था आपका एक अफगान से एक वो आए थे रूलर अहमद शाह अब्दाली, तो उनके साथ लड़ाई हुई थी इनकी और मराठास यहाँ पर। और क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ये थी कि मराठास ने ना इनसे पहले बहुत से लोगों से लड़ाई कर ली थी, बिकॉज देखो 70s आ चुका है,
50s के बाद से 200 साल बाद लड़ाई हो रही है अराउंड अराउंड। तो इस टाइम तक मराठास जो है ना बहुत से लोगों से वॉर कर चुके थे। तो जब अहमद शाह अब्दाली मराठास पे वॉर करने आया था, तो किसी भी एम्परर ने, किसी भी रूलर ने मराठास की हेल्प नहीं करी थी, और यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जो है वो हार गए थे। लेकिन इसके बाद भी वो लोग ग्रो हुए थे बाद में, लेकिन एट द एंड ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था, क्योंकि वो उनका अपना अलग था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कहते हैं महाजी शिंदे जो कि सिंधिया के थे, उन्होंने दिल्ली को दोबारा से कैप्चर कर लिया था 1771 में। जिसके बाद जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आ गए अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास इस वाले पार्ट में, तब तक मराठास के अंडर ही जो आपका दिल्ली वाला जो एरिया था बेसिकली वो वाला रहा था। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आखिर मराठास का डिक्लाइन हुआ क्यों, ये लोग क्यों गिरे बेसिकली। आप देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे शिवाजी आते हैं 1630s के अराउंड, ठीक है, सॉरी हाँ 1630s के अराउंड वो आते हैं। एंड देन बाद में जो आपके संभाजी आते हैं यहाँ पर, डिक्लाइन जो है फिर राजा राम आते हैं, इस टाइम पे बाजीराव आते हैं यहाँ पर, बाद में डिक्लाइन होना शुरू, बाद में इनका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। मुझे तो यहाँ पे एक डाटा गलत लिखा हुआ है, ये पिक्चर मैंने उठाई थी, मतलब बेसिकली खुद तो बनाई नहीं है, जाहिर है ये 30, बिकॉज यहाँ पे 30 पे जो शिवाजी का बर्थ हो गया था, तो यहाँ पे इसको आगे होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत इसको आप लोग मत भी देखना तो भी चलेगा। अब देखो आखिर मराठास का डिक्लाइन क्यों हुआ, आखिर रीजंस क्या क्या थे मराठास के डिक्लाइन के। देखो ये जो वीडियो है आपकी वन शॉट रिवीजन वीडियो है, इसके बाद मेरा आप सोचा है कि मैं रिवीजन वीडियो अलग लेके आया करूंगी एंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अलग होगी, बिकॉज फिर आप लोग कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स करा दो इसके, और थोड़े बहुत क्वेश्चन में डाल रखे होते हैं ऑलरेडी इसके अंदर, इसलिए मैं वन शॉट की वीडियो अलग लेके आया करूंगी रिविजन की। एंड जो क्वेश्चन आंसर्स की होते हैं, चाहे शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो, लॉन्ग हो, कुछ भी हो, उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आया करूंगी। एंड देन नाउ आई विल ट्राई कि यस आप लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर्स का मतलब बेसिकली सैंपल पेपर होता है, या जो क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह, वो सब भी अब मैं लेकर आऊं। तो या बी ऑन दैट चैनल, बने रहो आप लोग चैनल पे, चैनल को प्यार दो। मतलब बेसिकली जो ग्रोथ अभी नहीं हो पा रही है इतनी अच्छी, थोड़ी सी कम हो गई, आई थिंक बच्चों के पेपर खत्म हो गए इस वजह से, उस चीज को थोड़ा बहुत ठीक हो सके, वो आई रियली होप सो। चल आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ब्रिटिशर्स जो है उनके चीफ राइवल बन गए थे लेट 18 सेंचुरी में। जैसे जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स को भी रोकने वाले डेक्कन वाले पार्ट में कौन थे, मराठास थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी काफी बार अटैक किया था मराठास पे, जिसकी वजह से मराठास का जो है डिक्लाइन हुआ था। फिर हम लोगों को पता है 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, एंग्लो यानी कि जो ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठास के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है काफी वॉर हुए थे, जिसमें हम लोगों को पता है एट द एंड मैंने अभी बोला था कि ब्रिटिशर्स ने जो उनको हरा दिया था। इंटरनल डिसयूनिटी जो है काफी हो गई थी, मतलब इंटरनली अंदर से ना ये लोग जो है काफी डिसयूनाइट हो गए थे, अलग अलग हो जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं बेसिकली ये लोग, ये चीज जो है काफी हो रही थी। और जो ब्रिटिश की मिलिट्री थी, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रिटिश की मिलिट्री बहुत सुप्रीम है, बहुत सुपीरियर है, उसकी वजह से जो है उसकी मिलिट्री ने इनको हरा दिया था, आगे की तरफ निकल गए थे। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये लोग हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत जो होता है थर्ड वाला, जिससे उनकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी काफी वीक हो गई थी। एंड इन रियलिटी की अगर बात करूं तो ब्रिटिश गेन्ड इंडिया मोर फ्रॉम द मराठास देन फ्रॉम द मुगल्स। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने जितना मराठास से लिया है उतना तो उन्होंने मुगल से भी नहीं लिया था, ऐसे यहाँ पर बात कही जाती है। तो बेसिकली इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, बैटल्स की वजह से हुआ। बैटल वो भी जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो गई, इंटरनल यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा उनके रीजन में, वीक रूलर्स का यहाँ पर आना, उसके बाद जो संभाल नहीं पाए थे, सक्सेसर्स जो है वो अच्छे नहीं रहे, यहाँ पे रीजनल चीफ का यहाँ पे इमर्ज होना, ये सब यहाँ पर एम्पायर का डिक्लाइन के ही रीजंस हैं। समझ में आ गई जी आपके वाली चीज। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि वीक रूलर्स का आना, यहाँ पर रीजनल चीफ्स का यहाँ पर आना, इवन मैं कहूँ यहाँ पे इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी ना होना, ये जो है ये भी कुछ यहाँ पे रीजंस रहे इनके डिक्लाइन के। समझ में आ गया जी। यहाँ पे देखो मैंने एक बार बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तो मुझे एकदम से वो याद आई, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर उस आर्टिकल में से, मैंने सर्च करके उसको कि हाँ क्या किया था, संभाजी ने रेसिस्ट किया था जो आपके वो थे, क्योंकि जो शिवाजी थे उनकी डेथ तो हो गई थी पहले ही, तो संभाजी ने उनको रेसिस्ट करा था जो मुगल्स वगैरह थे उनको, और आने के लिए अपने रीजन में। राजा राम ने क्या किया, उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि रायगढ़ को तो उन लोगों ने हथिया लिया था, तो बाद में गिंजी की तरफ चले गए थे। ताराबाई ने क्या किया था, नॉर्दर्न एम्पायर में बेसिकली नॉर्थ की तरफ उन्होंने रेड किया था। जब औरंगजेब डेक्कन में था तो उन्होंने औरंगजेब की ही नॉर्दर्न टेरिटरीज में इन्वेड किया था, रेड किया था। बाजीराव ने क्या करा, एक्सपैंड करा था अपने एम्पायर को, पेशवा बन गए थे वो, उन्होंने अपने एरिया को एक्सपैंड किया था साउथवर्ड की तरफ, ईस्टवर्ड की तरफ, इस तरीके से वेस्टवर्ड तरफ। एंड एट द एंड ब्रिटिशर्स ने इनके पूरे एम्पायर को एंड कर दिया था। तो ये मुझे एक लाइन अच्छी लगी थी कि संभाजी रेसिस्टेड, ताराबाई सॉरी राजा राम शिफ्टेड, ताराबाई रेडेड एंड बाजीराव एक्सपैंडेड एंड ब्रिटिश एंडेड। तो ये एक मुझे था, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया।
अब देखो बच्चा, नेक्स्ट बात करते हैं मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आखिर मराठास का शासन कैसा चल रहा था, इन लोगों ने किस तरीके से शासन किया, राज किया। उससे पहले अगर बात करूं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की, आखिर सिविल यानी कि लोगों के साथ, लोगों पे उन लोगों ने किस तरीके से राज किया था, उसकी हम जरा बात करते हैं। अब ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि शिवाजी के टाइम पे क्या था भैया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी जो पावर्स थी वो सेंटर के पास थी, यानी कि शिवाजी एज अ किंग उनके पास थी, अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को स्ट्रेंथन करने के लिए। और जो हेरिडिटरी एलिट्स है, एलिट्स का मतलब जो हायर क्लास के लोग हैं, लेकिन जो हेरिडिटरी है, पापा के बाद वो बन गए, फिर वो बन गए, वो बन गए, वो चीज को जो उन्होंने पावर उनकी कम करी थी। उन्होंने बेसिकली क्या करा था कि जो हेरिडिटरी पोस्ट थी ना, उनको हटा दिया, हेरिडिटरी पोस्ट को हटा दिया, और लैंड असाइनमेंट्स को इन सबको जो है वो करा। इवन इसके बजाय उन लोगों ने इंस्टेड पेइंग सैलरीज टू ऑफिशियल्स, मतलब इन्होंने क्या करा कि भाई मैं कोई तुम्हें लैंड पे से लैंड पे रेवेन्यू तुम लोग कलेक्ट करो, और उस रेवेन्यू को तुम लोग अपने, जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कि जागीरदार आए थे, मनसबदार, इक्तादार, ये जो सिस्टम आए थे सारे के सारे, मराठास ने यानी कि शिवाजी ने इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करा। उन्होंने कहा मैं तुमको कोई भी लैंड पे अधिकार नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको कोई रेवेन्यू के अधिकार नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ सैलरी दूंगा, तुम अपना काम करो, जो तुमको काम दिया जा रहा है तुमको मैं जो है सैलरी दूंगा। अपनी जो स्टेट की ट्रेजरी है, जो खजाना है, जो बेसिकली पूरा का पूरा पैसा है, उसमें से मैं तुमको सैलरीज दूंगा, मैं तुमको कोई भी लैंड रेवेन्यू, लैंड असाइनमेंट नहीं दूंगा। सबसे पहली बात उन्होंने ये करी थी। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जो भी यहाँ पे ऑफिशियल्स है ना, उनका पीरियोडिकली वो ट्रांसफर करते थे। फॉर सपोज यहाँ पे अगर कोई गवर्नर का यहाँ पे राज है, यहाँ पे राज कर रहा है, तो वो अपनी पावर को एक्सर्ट ना कर सके, वो इंडिपेंडेंटली अपनी पावर को बढ़ा ना सके, बिकॉज 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए इस एरिया में, तो क्या पता लोग उसकी बातों को मानने लग जाएं। इसलिए यहाँ पर वो पीरियोडिकली इन ऑफिशियल्स का ट्रांसफर कर देते थे। भाई तुम जो है, तुम्हें 6 महीने हो गए, अब जाओ यहाँ से, अब कोई और आएगा इस एरिया में। इससे क्या हुआ कि शायद वो लोग अपनी पावर को वहां पे एक्सर्ट कर देते, लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं करने दिया। तो मैंने वही बोला, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्लेवर, बहुत वाइज आपके शिवाजी थे हमारे। इवन कहते हैं शिवाजी ने यही सब नहीं करा, बल्कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स की फैमिलीज है, उन सबका भी बहुत ध्यान रखा। कहते हैं इवन जो विडोज थे ना उनके टाइम पे, बस जो सोल्जर्स हैं जो मर गए हमारे लिए लड़ते हुए, उनकी जो विडो हुई है बेसिकली ऑब्वियसली, उनको जो है पेंशन यहाँ पर देना, ये काम भी कौन कर रहे थे, शिवाजी यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, इवन मिलिट्री पोस्ट देना उनके बेटों को, अगर आपका बेटा है वो इस लायक है तो हम उसको भी ये मिलिट्री पोस्ट, उनके पापा की जो पोस्ट है वो उनको दे देंगे, थोड़ा बहुत उनसे ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह करा के, उनका टेस्ट करके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शिवाजी ने लोगों का ध्यान भी रखा, अपने एम्पायर जो उनका एम्पायर उन्हीं का बना रहे, सेंट्रल पावर जो उन्हीं के रहे, उसका उन्होंने ये भी ध्यान रखा था। अब देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि शिवाजी के जो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिनकी वो सलाह लेकर बेसिकली वो काम करते थे, जिन्हें हम कहते थे अष्टप्रधान मंडल। हमने क्या बोला, शिवाजी, देखो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैंने बहुत आप लोगों को वैसे करा, बिकॉज 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो आई रियली हैव टू कंप्लीट इट इन 15 to 20 मिनट्स। तो हम फटाफट से करते हैं। कहते हैं काउंसिल ऑफ, बिकॉज भैया अगर 1 घंटे से ऊपर की होती तो बच्चों को थोड़ा देखने में लगता है कि यार 1 घंटा से ऊपर है एक्सेट्रा, तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल लगते हैं इसको। कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करूं, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग गया, वरना अभी तक तो ये होने ही वाला होता। देखो कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो शिवाजी थे उनको उनकी हेल्प करते थे आपके अष्ट प्रधान मंडल, जो अष्ट यानी कि 8, प्रधान यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मंडल यहाँ पर था, वो जो है इनके यहाँ पे हेल्प करते थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो इनके हाथ में हुआ करते थे। अब देखो उसमें कौन कौन है, जाहिर है अमत्या यहाँ पर होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधान जो आपके वो थे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे सचिव यहाँ पर हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के मिनिस्टर। ये सब लोग क्या है कि जब शिवाजी का यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम था, उसकी उनकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। यहाँ पे चीफ जस्टिस यहाँ पर होते थे न्यायाधीश के रूप में। यहाँ पर पंडित क्या है ये, हाँ पंडित राव है रिलीजियस अफेयर्स के मैटर्स को देखने के लिए। कमांडर इन चीफ यहाँ पर है, सेनापति जिसे हम बोलते हैं। सेमंत यहाँ पर है, जो कि सुमंत यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स को देखने के लिए। एंड देन मंत्री यहाँ पर है, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, दिमाग लगाने के लिए, इन चीजों को यहाँ पर सोचने के लिए। तो ये जो है कुछ चीजें यहाँ पर शिवाजी के टाइम पर हुआ करती थी, जो कि जाहिर है सबको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिले हुए थे, जो जिससे वो अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखते थे और शिवाजी को उन मैटर्स में एडवाइस वगैरह करते देते थे। अगर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बच्चा आपके टैक्सेशन सिस्टम की, उनके टैक्सेस का जो है कैसा चल रहा था उसकी अगर बात करेंगे, तो जाहिर है मराठास ने जो है 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस लगाए, तो उसकी बात करूं अगर मैं किसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं। मराठास ने 2 टैक्सेस लगाए थे, द वन वाज चौथ एंड सेकंड वाज सर देशमुखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर बोथ दीज थिंग्स, कि चौथ वाज अ टैक्स जो कि 25% था रेवेन्यू का फ्रॉम प्रोविंसेस नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय देम। देखो क्या था, शिवाजी के हाथ में क्या है,
शिवाजी बेसिकली क्या थे कि उन्होंने जिस एरिया पे, जिस रीजन पे उनको राज करना है, उन्होंने उस रीजन पे राज करा, वो जो रीजन है उनके अंडर आ गया, जो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कलेक्ट करेंगे एंड देन अपना जो है काम करेंगे, सैलरी पे करना एक्सेट्रा वगैरह। लेकिन उन्होंने जिन टेरिटरीज पे राज नहीं करा, और उन्होंने तुमको ही दे दिया राज करने के लिए कि तुम जो है यहाँ पे राज करो एज अ ट्रिब्यूट के रूप में, जैसे भी वहां से उन्होंने कुछ टैक्सेस लिए। यानी कि जिन भी टेरिटरीज को शिवाजी ने खुद राज नहीं करा, तुमको ही राज करने के लिए दे रखा है कि तुम ही राज करो, बस तुमको अपनी पावर को इतना एक्सपैंड नहीं करना, तुमको रहना मेरे ही अंडर है, नॉर्मल तुम रहना, क्योंकि अगर नहीं रहे तो तुम्हारी टेरिटरी को मैं अपने अंडर कर लूंगा, मैं उसको कॉन्क्वर कर लूंगा। उससे बचने के लिए, उस चीज के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग थे बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी वर्ड, जो हम उसके लिए यूज करते हैं, कि जब हम खुद वहां पे राज नहीं कर रहे हैं, हमने अपने लोगों को वहां पे राज करने के लिए दे रखा है, और तुम जो है हमको कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट पे करोगे, कुछ गिफ्ट यहाँ पर दोगे, कुछ टैक्सेस यहाँ पर पे करोगे, ताकि मैं तुम्हारे एरिया पे आके कब्जा ना कर सकूं। वो यहाँ पर था। अब ऐसे एरिया से जो हमारे शिवाजी थे, वो दो प्रकार के टैक्सेस लिया करते थे। एक था चौथ। अब देखो नाम से पता चला, चौथ यानी कि चार। चार किसका, यानी कि 100 का, अगर 100% आप लोगों का रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू का 25% यानी कि 1/4 पार्ट जो है तुम मुझे दोगे एज माई ट्रिब्यूट। एक ही हुआ। अब 1/4 के साथ साथ एक और तुम टैक्स दोगे 10% का। ठीक है, एक तो हुआ 1/4, तुम्हें 25% टैक्स मुझे दिया, और एक तुम दोगे मुझे 10% पार्ट अलग से दोगे। ठीक है, विच इज कॉल्ड सरदेशमुखी। ये यहां पर था। अब इसके बदले मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा और तुम्हारी प्रोविंसेस में राज करने नहीं आऊंगा। इवन कहते हैं कुछ मुगल्स ने भी इस अरेंजमेंट को बेसिकली एक्सेप्ट कर रखा था, और बाद में जो है धीरे धीरे करके जो ये प्रोविंसेस वगैरह हुआ करती थी, मराठा के एम्पायर का ही पार्ट बन गई थी। जब इन लोगों ने मान लो फॉर सपोज टैक्स पे करना बंद कर दिया, रेवेन्यू हो नहीं रहा है, तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो बाद में ये जो टेरिटरीज थी, ये मराठा के एम्पायर का ही पार्ट बन गई थी। लेकिन इनिशियली इन लोगों ने दो प्रकार के टैक्सेस दिए थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ क्या था कि अपने लैंड के रेवेन्यू का 25% पार्ट तुम जो है मुझे दोगे, जो भी तुम्हारा रेवेन्यू हो रहा है अलग अलग एरिया से, और इसके साथ साथ 10% और दोगे इसका, विच इज कॉल्ड सरदेशमुखी। फॉर सपोज अगर तुम्हारा जो है 1000 रुपए का, मैं कहूँ 10,000 रुपए का तुम अगर फायदा कर रहे हो, तुम्हारा रेवेन्यू हो रहा है, तो इसका 2500 तुम जो है मुझे दोगे एज चौथ, और एक अलग दोगे तुम लोग मुझे 10% इसका, विच इज कॉल्ड 1000 रुपीज। तो इतना जो है तुम मुझे टैक्स दोगे ताकि मैं तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकूं। समझ में आ गया जी? अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉइनेज की, कि उनके टाइम पे कॉइन वगैरह जो है, कॉइन्स कैसे हुआ करते थे। तो कहते हैं 18 सेंचुरी में जो मराठास थे आपके, उन्होंने मुगल का स्टाइल का कॉइनेज ही अडॉप्ट करा था। जो मुगल्स यहाँ पे कॉइन्स यूज करते थे, वही उन्होंने कॉइन्स को अडॉप्ट करा था। बस हाँ, डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि उन्होंने कुछ अपने मराठा के कल्चर के सिंबल्स यहाँ पर लगा दिए थे। सिंपल है यहाँ पर, वो उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। फॉर सपोज आपको दिख रहा है यहाँ पे गणपति प्रधान, गणपति यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, और प्रधान को यहाँ पे लिखे हुए। तो क्योंकि भाई गणेश जी है, तो आपको पता है मराठास में काफी उनको मानते हैं, तो गणपति प्रधान के नाम से जो है उनका यहाँ पर हुआ करता था, जिसमें देवनागरी और पर्शियन के इंस्क्रिप्शन है। अब देखो पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर क्या है और किस तरीके से कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। कहते हैं देवनागरी और पर्शियन के इंस्क्रिप्शन यहाँ पर थे, जिसमें गणपति भगवान का था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अपना पेशवा है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके प्रति यहाँ पे लॉयल्टी दिखाने के लिए यहाँ पे साइंस वगैरह ये बने हुए थे। ये आपको समझ में आ गई वाली चीजें। चलो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर मराठा की मिलिट्री यहाँ पर कैसे हुआ करती है, थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं। कहते हैं जो मराठा की आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये डिवाइड थे 3 ब्रांचेस में। मतलब जो मराठा की मिलिट्री है, उसमें 3 प्रकार के लोग हुआ करते थे। एक यहाँ पे इन्फेंट्री, जो कि ऑब्वियसली इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स हैं, हम उन्हें कहते थे इन्फेंट्री। एक यहाँ पे कैवेलरी, यानी कि जो घोड़े पे सवार है, किसी न किसी एनिमल बेसिकली सवार होते हैं, घोड़े पे होते हैं यूजुअली, उन्हें हम बोलते हैं कैवेलरी। और एक आपकी नेवी, तो हम लोग को पता ही है, मराठास ने इसको स्टार्ट किया था इनको। अब कहते हैं ये जो कैवेलरी थी आपकी घोड़े वाली, ये भी 2 प्रकार की थी। एक थे यहाँ पे बारगेट्स और एक यहाँ पे थे शील्डर्स। देखो बारगेट्स कौन होते हैं? सोल्जर्स हुज हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट वर प्रोवाइडेड एंड पेड फॉर बाय द स्टेट। यानी कि बारगेट्स बेसिकली ऐसे सोल्जर्स हुआ करते थे, जो वो सोल्जर्स जिनके पास जो भी घोड़े वगैरह है, या जिनके पास जो भी इक्विपमेंट है, तलवार है, गन है, बारूद जो भी है, वो सब यहाँ पर स्टेट प्रोवाइड करेगी। वो हुए बारगेट्स, वो अच्छे हुए, जाहिर बात है। लेकिन शील्डर्स यहाँ पर वो वाले सोल्जर्स हुआ करते थे जिनको अपने हॉर्सेस भी खुद मेंटेन रखने हैं, जिनको अपने सारे एक्सपेंसेस, अपने इक्विपमेंट के एक्सपेंसेस, अपने गन के, बारूद के, वेपन के, सब कुछ जो एक्सपेंसेस उनको खुद को ही बियर करने हुआ करते थे। एक यहाँ पर हुए बारगेट्स आपके, जिनका जो हॉर्सेस वगैरह है और जो इक्विपमेंट्स है उनको स्टेट पे करेगी उसके लिए। लेकिन एक आपके शील्डर्स, जो कि वो
लोग खुद उसको पे करेंगे। ये जो है आपके दो प्रकार की कैवेलरी उस टाइम पे हुआ करती थी। ये जो है मराठा की पावर की बैकबोन हुआ करती थी, बिकॉज यही लोग होते थे जो कि यूजुअली गुरिल्ला वॉरफेयर में काम आते थे। समझ में आई आपकी वाली बात? सनी की इन्फेंट्री काम नहीं, इन्फेंट्री बहुत काम आई, और नेवी तो मतलब वाह रे वाह। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करेंगे यूरोपियन इन्फ्लुएंस। आखिर यूरोपियंस की यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपियंस का मराठास पे क्या प्रभाव पड़ा, जरा उसकी बात कर लेते हैं। कहते हैं 18th सेंचुरी तक आते आते जो मराठास थे उन्होंने ऑब्जर्व करा था सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड आर्टिलरी। कहते हैं क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला कि जो ब्रिटिश की मिलिट्री थी बहुत सुपीरियर थी। पता है ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश की मिलिट्री, इन्हीं रीजंस की वजह से ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पोर्तुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, सब आए थे, लेकिन एंड तक टिके कौन रहे थे, वो थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एडवांसमेंट, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी डिसिप्लिन ट्रूप्स की वजह से सबको हरा दिया था। एंड ये जो चीज थी यहाँ पर वो मराठास ने इनसे सीखी थी कि भाई जो इनके ट्रूप्स है, जो इनकी आर्मी है, बहुत डिसिप्लिन है, इनके पास आर्टिलरी यानी कि जो वेपन्स वगैरह है बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड है, और इनका मतलब बेसिकली जो टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास वो जो है बहुत अच्छी है। तो उन्होंने क्या करा था, अपने ट्रूप्स को, अपनी फोर्सेस को, बेसिकली जो आपके महाराजी, जो महाराजी शिंदे थे, इन्होंने अपने ट्रूप्स को भी ऐसे ही ट्रेनिंग देना जो है शुरू कर दिया था, ऐसे ही चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिशर्स इससे कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी करेंगे। उन्होंने खुद भी जो है देना शुरू कर दिया। इवन बात करूं अगर वेपन्स वगैरह की, तो स्वॉर्ड्स और लांसेस, स्वॉर्ड्स यानी कि जो तलवार होती है, लांस यानी कि जो ऐसे मारने का होता है, वो वे बहुत ज्यादा ही उनके यूज करे गए वेपन्स थे जो कि वो लोग यूज करते थे। हालांकि गन्स वगैरह भी जो इस्तेमाल करी जाती थी। कहते हैं शिवाजी के टाइम से रॉकेट का भी इस्तेमाल करा जाने लग गया था 1770s के आसपास। अब अगर भैया फोर्ट्स की बात करूं तो चीख चीख के कह चुकी हूँ, फोर्ट्स तो जो है मेन स्टे था मराठास की पावर का, इसलिए मैंने ये लाइन जरूर यहाँ पे लिखी है कि फोर्ट्स जो है वो मेन स्टे है, मेन पावर है, मेन जगह है यहाँ पर मराठास की पावर की। शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कंट्रोल किया था, बहुत सारे फोर्ट्स को बनवाया भी था, क्योंकि फोर्ट जो है बेसिकली दो काम कर रहे हैं। पहली बात तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर के टाइम पे जो उनकी प्रॉपर जो फोर्सेस है उनको एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करना, एक सेफ जगह प्रोवाइड करना जहां पे वो लोग छुप सके, जहां के वो लोग खा पी सके, वो प्रोवाइड करते थे। और दूसरा स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट फॉर कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, कि भाई जो भी यहाँ पर फॉर सपोज आप एक सेकंड रुकना, ये आ तो रही है ना, हाँ आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। कहते हैं जो फोर्स है वो मेन स्टे था, तो जो स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, कि सपोज हमको पता है कि भाई ये जो है यहाँ पे ट्रेड रूट है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जो है मैंने फोर्ट बनवा लिया कि अब जो है यहीं से होके जाएगा, यहाँ पे मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं इनको कंट्रोल करूंगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट था कि यहाँ से आगे जाने के लिए हमको दिख रहा है भैया एक जो है ट्रेड रूट ऐसे करके है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ पे स्टैब्लिश है, कुछ कुछ इस तरीके से है वो आगे जाकर, या यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ से जो है इस तरीके से यहाँ पर वो है। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना एक फोर्ट बना लिया चेक पॉइंट के रूप में, कि जब यहाँ से होकर जाएंगे रूट से तो यहाँ पे हम इनसे जो है टैक्स लेंगे। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो हुई इनकी, पॉलिटिकली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हुए, तो इसलिए यहाँ पर फोर्ट्स इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अच्छा अब हम बात करेंगे मराठास की नेवी की एंड कनौजी एंग्री की, जिनका नाम मैंने बहुत शुरुआत में ही लिया था। मैंने बोला था कि मराठास के लिए नेवी बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने नेवीज का इस्तेमाल ही किया था, बिकॉज मुगल्स वगैरह नेवी नहीं किया था, हाँ ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिशर्स के पास दिमाग था, ठीक है। तो जो कि सॉरी टू से, बट उस टाइम पे शायद से हमारे कुछ रूलर्स के पास, बेसिकली मुगल्स वाज नॉट आवर रूलर, मुगल्स हमारे कंट्री के नहीं थे, तो मैं उनके लिए बोल सकती हूँ, तो वो था वो चीज उन लोगों में यहाँ पे नहीं थी। तो कहते हैं शिवाजी कहते हैं वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन रूलर वो टू क्रिएट अ नेवी। और उन्होंने क्यों किया था ये, टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सेफ गार्ड मैरीटाइम ट्रेड, कि भाई एक तो यहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट है नेवी का, मैं उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं, और दूसरा मैरीटाइम ट्रेड यानी कि पानी में मैं ट्रेड कर सकूं, उसके लिए बहुत जरूरी है अगर मैं एक नेवी का स्टैब्लिश करना, अपने रीजन को प्रोटेक्ट करना, अपनी एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अपनी पावर को मेंटेन करना नेवी में यानी कि पानी में मैरीटाइम ट्रेड करने के लिए। कहते हैं 18th सेंचुरी में जो मराठा की नेवी थी वो कनौजी एंग्री ने बहुत स्ट्रेंथन करी, ये देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने बहुत उसको आगे बढ़ाया। कहते हैं इवन बहुत सारी नेवल की विक्ट्रीज में इनका हाथ यहाँ पे रहा। जो मराठा शिप थे हालांकि बेशक से वो यूरोपियन शिप से कम एडवांस थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि पता है इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था, मराठा शिप्स के बीच में और यूरोपियन शिप्स के बीच में, एंड मराठा शिप्स जो कि कम थे नंबर में, स्टिल उन्होंने जो है यूरोपियन शिप्स को हरा दिया था। एंड फ्रॉम दैट डे
बेसिकली पता है क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो आपके वो थे, उन्होंने ना यूरोपियन पावर, चाहे पोर्तुगीज है चाहे ब्रिटिशर्स वगैरह है, वो लोग पता है क्या करते थे, उन्होंने ना कारतास था, जैसे हम बोलते हैं पास, कि अगर तुमको यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे मुगल्स का, सॉरी यहाँ पे मान लो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज है, अगर यहाँ से कोई मुगल का शिप्स भी जाना है, अगर यहाँ पे कोई मुगल का शिप यहाँ पे जाना है ट्रेड करने के लिए, या अगर कोई शिप यहाँ पर आया है मुगल्स तक, कुछ भी यहाँ पर हुआ है, तो ब्रिटिशर्स ना उनको कहते थे कि तुम हमसे कारतास खरीदो, कि तुम जो है हमसे कारतास लो, बेसिकली विच इज कॉल्ड ट्रेड पास, ट्रेड का पास लो, कि तुमको इस रीजन में ट्रेड करने के लिए हमारे पास की जरूरत है, अगर हमें तुम्हारे पास ये ट्रेड पास नहीं मिला तो तुम्हारे शिप में जो भी सामान है उसको हम लोग जब्त कर लेंगे। ये बात ब्रिटिशर्स ने, पोर्तुगीज ने मुगल से और इंडिया के बहुत से रूलर से कही थी। लेकिन जब यहाँ पर कनौजी एंग्रे आए थे, कनौजी एंग्रे ने ये बात कह दी ब्रिटिशर्स से, पोर्तुगीज से, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यहां से ट्रेड करना है, अगर यहां से होकर तुम्हारे शिप्स गए, तुम जो है भैया हमारा ट्रेड पास ले लो, अगर तुम्हारे पास मुझे अपना ट्रेड पास नहीं दिखा तो मैं तुम्हारे शिप्स का सामान जो जब्त कर लूंगा। अब इस बात पे पता है पोर्तुगीज ब्रिटिशर्स ने कहा था, अरे तुम तो कब्जा कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे भाई ये काम पहले तुम भी कर रहे थे, अब अगर हमने किया तो वो कब्जा हो गया, मतलब वही तुम करो तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टेड लीला, ये तो बहुत गलत बात है। कहते हैं उन्होंने कोंकण कोस्ट का, यानी कनौजी, जो कनौजी एंग्रे थे, उन्होंने कोंकण कोस्ट इज इन महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, यानी कि तट। तो वहां पे जो फोर्ट्स वगैरह बने हुए थे, जो कोंकण कोस्ट की ज्योग्राफी थी उसका इस्तेमाल करा, बैटल वगैरह लड़े, कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा था, स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करा, बेसिकली ब्रिटिशर्स की यूरोपियन की फोर्सेस को हराने के लिए। एंड एज आई टोल्ड यू, इन्होंने क्या किया था, एनफोर्स करा था कि भाई तुम जो है हाई प्राइसेस पे ही लो, चाहे कैसे भी लो, हमारे कारतास को खरीदो। इवन बहुत सारे इंडियन शिप्स अगर अगर हमें दिखते हैं, चाहे वो तुम्हारे हैं किसी के भी हैं, अगर यहाँ से जा रहे हैं बिना हमारे पास लिए, तो हम जो उनको कन्फिस्केट कर लेंगे, हम उनको जब्त कर लेंगे, उसके सामान को भी जब्त कर लेंगे। यहाँ पे ये था। तो मैंने वही बोला कि मराठास ने बोल्डली चैलेंज किया था इस प्रैक्टिस को, कि भाई तुम जो यहाँ पे ये वाली चीज करो, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज जो है कनौजी एंग्रे ने उनको बोल दी थी यूरोपियंस को, तो वो चिढ़ भी गए थे वो लोग। यहाँ पे ये वाली चीज थी। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं मराठास की सोसाइटी की। 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। मराठास की सोसाइटी की इकोनॉमिक एंड कल्चर की, जरा इसकी बात कर लेते हैं। जरा अगर बात करूं यहाँ पर मैं जुडिशियल सिस्टम की, कि आखिर मराठास का जुडिशियल सिस्टम कैसा था, यहाँ पे जजेस जो है कैसे थे, न्याय वहां पे कैसा हो रहा था। तो कहते हैं काफी एफिशिएंट था, मॉडरेट था। हालांकि वो लोग कैपिटल पनिशमेंट विच इज कॉल्ड डेथ, किसी को भी मौत की सजा देना, उसका ये लोग बहुत कम इस्तेमाल करते थे। बेसिकली यहाँ पे एक ऑफिशियल्स की, जो कुछ एक सर्टेन एज पे पहुंच गए हैं, उनकी एक काउंसिल यहाँ पे लगती थी, जो कि सबको जो है न्याय देती थी, विच वाज कॉल्ड पंचायत। आज की पंचायत जैसी नहीं है वो, कि हम लोगों ने बैठ के पंचायत लगा ली, वो वाली पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे आज की आप जैसे कि आपकी आज जो चलती है ना ग्राम पंचायत, उसकी तरह जो है काम करती थी, कि यहाँ पर कुछ ऑफिशियल जो एक साथ आके बैठ जाते हैं, जो कुछ प्रोमिनेंट मेन वगैरह हैं, जो कि न्याय वगैरह देंगे। कहते हैं यहाँ पे अपील करी जाती थी, कुड बी मेड टू अ मराठा के चीफ को, कि भाई तुम जो है, अगर अगर उनको लग रहा है कि इस पंचायत में ही कोई डिसीजन जो है वो सही नहीं लिया गया, एंड जो डिसीजन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वो, तो आप जो मराठा का चीफ है, आप जो उस तक पहुंच सकते हो, उसको आप अपील कर सकते हो। इवन कहते हैं जो कुछ टाउन थे, पुणे या इंदौर वगैरह, वहां पे तो पुलिस का चीफ कॉल्ड कोतवाल, वो भी हुआ करता था, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करता था। तो ये जो है यहाँ पर कुछ चीजें हुआ करती थी जुडिशियल सिस्टम में। आसानी से कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। पंचायत यहाँ पे हुआ करती थी, अगर आप पंचायत से बेसिकली संतुष्ट नहीं हो, तो आप जो है ऊपर, यानी कि जो आपका मराठा के चीफ है, आप उनको अपील कर सकते हो। तो कुछ जगहों पे पुलिस भी हुआ करती थी, कोतवाल जिसे हम बोलते हैं। अगर बात करूं ट्रेड की, ट्रांसपोर्ट की, तो बता चुकी हूँ, शिवाजी ने काफी एनकरेज करा था ट्रेड को, खासकर मैरिटाइम ट्रेड को। इवन अपने शिप्स को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में, यमन में, ओमन में, मलेशिया वगैरह में भेजा था, जिसमें गोल्ड थे, टेक्सटाइल वगैरह अदर अदर गुड्स हुआ करते थे। रोड्स, ब्रिजेस, ये भी यहाँ पर थे। फेरीज, यानी कि ऐसे शिप्स वगैरह, ऐसे व्हीकल जो कि लोगों को कैरी कर रही है, वो भी यहाँ पर हुआ करती थी। वर बिल्ट एंड मेंटेन टू इंप्रूव इंटरनल ट्रेड, कि अपने कंट्री के अंदर भी ट्रेड करने के लिए ये यहाँ पर जरूरी हुआ करते थे। मराठा की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अलग अलग प्रोविंसेस तक उसको लिंक करने के लिए, मैरिटाइम ट्रेड, लैंड ट्रेड, हर प्रकार का जो ट्रेड ये लोग करते थे। अगर बात करूं कल्चरल के रिवाइवल की, कि ये जो है चीज यहाँ पर कैसे हो रही थी, तो शिवाजी ने ऐसा ही टोल्ड कि हिंदू कल्चर को प्रमोट करा था, और वो सारे ही रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पता है आपको ये दिख रहा है, राज व्यवहार कोश। इन्होंने ना क्या किया था, बेसिकली शिवाजी ने
एक डॉक्यूमेंट बेसिकली लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट का हूँ, डिक्शनरी का हूँ, या कुछ भी आप हमें कह सकते हो इसको, कि वो यहाँ पर थी विच इज कॉल्ड राज व्यवहार कोश, जिसे हम बोलते हैं ट्रेटाइज। तो वो लेकर आए थे, एंड जहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जो कुछ पर्शियन के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था। संस्कृत से जो मराठी लैंग्वेज है उन्होंने उसमें उसको लिखा था, ताकि जो लोग हैं वो पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल कम से कम कर सके। बेसिकली उन्होंने अपनी मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक राज व्यवहार कोश बनाया था, जिसमें जो भी आप पर्शियन में वर्ड्स यूज करते हो, पर्शियन जो कि मुगल्स की लैंग्वेज यानी कि उन लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, तो उसको हटाने के लिए, उसका यूज कम करने के लिए उन्होंने मराठी की कोश लेकर आया, डिक्शनरी काइंड ऑफ का, कुछ भी इसे कह सकते हो आप, जहां पे जो पर्शियन वर्ड्स है उसका मतलब मराठी में क्या होगा, ताकि आप लोग वो वर्ड अगर बोलो तो मराठी में बोलो, वो लेकर आए थे। समझ में आया ये वाली बात? तो जिससे जो आप ये लोन वर्ड्स है, फॉरेन लोन वर्ड, यानी कि जो बाहर से वर्ड्स आ रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, और अपने मराठास की जो लैंग्वेज है मराठी, आप उसका इस्तेमाल करो। उन्होंने जो है कुछ टेम्पल्स जिनको नष्ट कर दिया गया था, वो टेम्पल्स दोबारा बनवाए थे। संस्कृत के लिटरेचर को, मराठी के लिटरेचर को उन्होंने प्रमोट किया था। ऐसा ही टोल्ड कि संस्कृत और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में जो है लेकर आए थे। कुछ बहुत सारे इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाए थे, ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया था, जो कि नॉर्मल है बहुत। जो इनका सैफरन फ्लॉग था, फ्लॉग कह रही हूँ, जो इनका सैफरन फ्लैग था, ये वाला इस तरीके से जो इसकी शेप थी ऐसे करके, तो ये जो है काफी चला था उस टाइम पे, काफी जो है प्रेवलेंट हुआ था। बेसिकली इट वाज लाइक दिस, इस तरीके से था ये, जो कि मराठास को यूनिफाई करने का सिंबल के रूप में भी इसने काम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मराठास का सिंबल कौन सा था, तो वो था उनका सैफरन का फ्लैग। हालांकि जैसे मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी बहुत जल्दी ही, अगर और जल्दी चाहिए हो तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बोल देना। कहते हैं मराठास ने ये दिखा दिया कि जो इंडिया के किंग्स हैं, जो यहाँ के राजे हैं बेसिकली, वो बहुत बड़ी एम्पायर पावर, एक बहुत माइटी पावर भी खड़ी कर सकते हैं, जहां पे वो जो बेसिकली जो बाहर की फॉरेन पावर्स है उनको हटा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, कि उन्होंने शो कर दिया था। ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। ठीक है, किसने? मराठास ने। इनकी लेगेसी यहाँ भी पढ़ रहे हैं, जरा सी आगे ही पढ़ेंगे कि जो इनके सक्सेसर्स रहे, जैसे कि मान लो भोसले रहे नागपुर के, इन्होंने शिवाजी की इस विजन को कंटिन्यू करा था, जहां पे उन्होंने लोकल कल्चर को काफी प्रमोट किया था। जगन्नाथ जी की वर्शिप जो होती है पूरी उड़ीसा में, वहां पे उन्होंने काफी किया था। हालांकि ये जो सब चीजें थी मुगल्स के आने के बाद ये डिक्लाइन हो गई थी, काफी कम हो गई थी। ये भी जो है चीज यहाँ पर हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने जो है काफी अच्छा काम करा था, लेकिन बाद में जो भी यहाँ पर मुगल्स वगैरह आए तो उनसे जो है काफी दिक्कत हो गई थी। कहते हैं मराठा के जो वुमेन है उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट करा है कल्चरल लाइफ में एंड इवन पॉलिटिकल लाइफ में। किस तरीके से आगे बताऊंगी अभी। स्वराज्य के जो आइडियल्स है शिवाजी के, उसको भी कंटिन्यू किया था कि सेल्फ रूल करने को, वो कैसे था क्या था, जरा उसकी बात करते हैं। अब एक यहाँ पे आएगा अहिल्याबाई होलकर जी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ताराबाई जी के बारे में, अब यहाँ पे जरा हम लोग पढ़ेंगे अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। जो आपको दिख रही है यहाँ पर बहुत सीधी सी, साधी सी। पता है सच बताऊं, मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था, देखा सामने से देखा नहीं, फोटो में जब देखा था, मेरे को ये इतनी क्यूट लगी। नॉट बिकॉज कि उन्होंने ये सब कुछ काम करा, नहीं, बल्कि इनको देखो यार एक बार, कितनी सुंदर और कितनी सादगी से ये जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। और इतना करते हुए उन्होंने 30 साल इसी सादगी, इसी सुंदरता में अपना जीवन व्यतीत करा, इवन राज करा। इतने टेम्पल्स को दोबारा बनवाया, इतने लोगों का भला करा, इतनी सब चीजें उन्होंने यहाँ पर करी इतनी सादगी से, और कितनी मतलब भोली सी क्यूट सी लग रही है ना, जो मतलब मुझे लगा ऐसा। ठीक है, कहते हैं होलकर डायनेस्टी की बहुत ही इंपॉर्टेंट, होलकर जो कि आपकी इंदौर में थी बेसिकली उस टाइम पे, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में 18th सेंचुरी से जो इनका काफी राज रहा था, यानी कि 1701 के बाद जो है काफी इनका राज रहा था। इनके हस्बैंड इनके बेटे के खो जाने के बाद भी, यानी कि इनके मर जाने के बाद भी, देहांत के बाद भी 30 साल तक जो इन्होंने यहाँ पे राज करा था अपने इंदौर वाले पार्ट में, सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है। यानी कि कहते हैं इतना सब होने के बाद भी इन्होंने बहुत इंश्योर करा कि ये बहुत अच्छे तरीके से शासन कर सके और लोगों का भला कर सके। कहते हैं बहुत चैरिटेबल थी ये, भगवान को मानने वाले। अभी भी आपको दिख रहा है कि शिवलिंग इनके हाथ में है, जहां पर ये शिव जी को यानी कि काफी मानती थी। इन्होंने इवन इनको ही मानते हुए उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे घाट, वेल, रोड वगैरह इन सबको जो है दोबारा से बनवाया भी था। केदारनाथ से लेकर के रामेश्वरम, देखो मैंने बोला शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है ये, तो केदारनाथ भी और रामेश्वरम भी शिव जी को जो है इन्होंने काफी वो करा था, इनके टेम्पल वगैरह बनवाए थे। इवन हम कहते हैं जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है शिव जी का, उसको भी रिबिल्ड कराने में इनका हाथ था अहिल्याबाई होलकर जी का। वाराणसी में जो टेम्पल है, मतलब आपका विश्वनाथ काशी का टेम्पल, और सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, सब इन्होंने यहाँ पर किया था। और इवन कहते हैं कि आपकी महेश्वर यानी कि एक इंडस्ट्री थी, वीविंग इंडस्ट्री, जो कि हाथ से मतलब बेसिकली हैंडीक्राफ्ट की स्टार्टिंग में उन्होंने इसको किया था।
काफी प्रमोट करा था। हैंडीक्राफ्ट के हाथ से काम होने वाले कल्चर को काफी प्रमोट करती थी ये, काफी उन्होंने साथ दिया। बेसिकली लोगों का वेलफेयर भी करा, टेम्पल्स वगैरह बनवाए, रोड बनवाए, वेल्स बनवाए, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे काम करा था इतनी सादगी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं थंजावुर की, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तमिलनाडु की एक छोटी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर थंजावुर। एक और जी जो कि शिवाजी के हाफ ब्रदर थे। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि अभी बाद में बताऊंगी कि तुकाबाई कौन है, क्या काम था। तो शाहजी और जीजाबाई आप लोगों को पता है कि इनके बेटे का नाम था शिवाजी, लेकिन शाहजी की एक और वाइफ थी नेम एज तुकाबाई। उनसे जो इनके बेटे थे वो थे इकोजी, इसलिए हमने कहा इनको हाफ ब्रदर। उन्होंने जो क्या किया था, लेट 17वीं सेंचुरी में उन्होंने इस थंजावुर वाले एरिया को अपने अंडर कर लिया था, जहां पे उन्होंने वहां पे मराठास का रूल शुरू किया था। और एक बहुत ही प्यारा सा एक क्या मैं कहूंगी सिंक्रेटिक कल्चर, जहां पे बहुत चीजें मिक्स है। यहाँ पर इसका कल्चर भी है, उसका कल्चर भी है, इसका कल्चर भी है, सब कुछ उन्होंने जो है मिक्स, सॉरी सब कुछ उन्होंने जो है मिक्स कर दिया था, विच इज कॉल्ड सिंक्रेटिक कल्चर। थंजावुर में जो है आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा वो सब यहाँ पे लेकर आए थे। यहाँ पे पोइट्स है, ड्रामेटिस्ट है, यहाँ पे सब यहाँ पर लोग इस प्रकार के हुआ करते थे, जिसमें सरफौजी टू काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर रहे, जिन्होंने इंडियन की लैंग्वेजेस का, यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक बेसिकली स्कॉलर थे। पहली बात तो ये, इन्होंने इसमें जो है बहुत अच्छी चीजों को हासिल कर रखा था। इन्होंने एक मराठी में प्ले भी लिखा था देवेंद्र कुरवंजी करके, जहां पे इन्होंने वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में बताया था। कहते हैं इनके टाइम पे मॉडर्न जो कार्नेटिक म्यूजिक है, जिसमें वो हारमोनियम एंड गिटार एक्सेट्रा हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो इनके टाइम पर ही, इनके शरण में ही, इनके उसमें ही डेवलप हुआ था। इवन भरतनाट्यम की जो अर्ली फॉर्म्स थी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये भी डेवलप किसने करी थी, सरफौजी टू ने थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की में करी थी। तभी हम कहते हैं तमिलनाडु का जो फोक डांस है वो कौन सा, आपका भरतनाट्यम है। इवन कहते हैं सरफौजी ने एक धनवंतरी महल, जिसे हमने एक और इसका था सरस्वती महल भी इसका नाम था, जहाँ पे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ये बनवाया था, जिसमें वो इंडियन की टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे, इंडिया के मेडिसिन का भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ जो वेस्टर्न मेडिसिन हैं यानी कि यूरोपियन मेडिसिन है उनका भी इस्तेमाल करेंगे इस वाले धनवंतरी महल में, जहाँ पे वो लोगों का फ्री ट्रीटमेंट कराते थे। और उन्होंने इंडिया की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी यहाँ पे डेवलप करी थी, जो कि एक नेटिव यानी कि यहाँ के रूलर के द्वारा डेवलप करी गई थी। कहते हैं भोसले फैमिली, जहां पे शिवाजी का, जहां से उनका जन्म हुआ था बेसिकली, उन्होंने पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री, पूरा इतिहास लिखवा दिया था बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल्स पे। जो बृहदेश्वर टेम्पल, जरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिन लोगों ने डिटेल वीडियो देखी है वो भी, और जो लोग इस वाली वीडियो को देख रहे हैं वो भी, कि आखिर बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, इन विच स्टेट द बृहदेश्वर टेम्पल बिलोंग्स टू, कहाँ पे है बेसिकली, मतलब ठीक है, वेयर इट इज। तो कहते हैं तंजावुर का जो कल्चर था बहुत वाइब्रेंट था, जिसमें तमिल के भी, क्योंकि तमिलनाडु का पार्ट है, तेलुगु के क्योंकि आंध्र प्रदेश का इसका पार्ट है, और मराठी के क्योंकि यहाँ पे रूलर जो है वो इसी के हैं। तो इन तीनों के ही कल्चर को, सॉरी, इन्होंने इस तीनों के कल्चर को जो है काफी आपस में मिक्स करा था, कि कुछ इसका भी लिया, कुछ इसका भी लिया, कुछ इवन वेस्टर्न का भी ले लिया, सब यहाँ पे लिया। एंड तभी हमने कहा था कि ये काफी सिंक्रेटिक इनका कल्चर जो है यहाँ पर रहा था, बिकॉज वो मिक्स था दो तीन कल्चर्स का काफी ज्यादा। ठीक है जी, लास्ट जगह बात करते हैं मराठास की लेगेसी की, आखिर हमें क्या देके जाते हैं, क्या हमको इनसे सीखने को मिलता है, क्या पता चलता है। तो आज भी इन्होंने, मराठास ने ब्रिटिशर के रूल से पहले काफी एक बड़ा एम्पायर जो है खड़ा किया था इंडिया में, जहां पर उन्होंने मुगल की डोमिनेंस को भी तोड़ दिया था, उसको भी चैलेंज किया था, और सेंट्रल इंडिया, नदर्न इंडिया और डेक्कन इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो इनके अंडर था। इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा एक गवर्नेंस का सिस्टम, स्पेशली शिवाजी के अंडर जो है वो आया था लोकल हिंदू हिंदू के ट्रेडिशंस का, जहां पे उन्होंने रिलीजन्स में कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया था। हमको पता है स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल ये लेकर आए थे, काफी इंपॉर्टेंट रहा था, शिवाजी ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी, जहां पे इन्होंने जो ऑपरेसिव पावर है, जो फॉरेन से आई हुई पावर है, चाहे ब्रिटिशर्स हैं चाहे वो मुगल्स हैं, उन सबको जो है ब्रेवली बहुत बहादुरी से रेसिस्ट किया था, यानी कि रोका था। और ये जो इनका एग्जाम्पल था, जाहिर है आगे आने वाली इंडिया की जनरेशन को, चाहे वो हम लोग चाहे हमसे पहले वाली जनरेशन यहाँ पे रही है, जिन्होंने बेसिकली वही लोग यहाँ पे जो रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे, उनको जो है काफी इन्होंने बेसिकली इंस्पायर किया था कि तुम जो है सेल्फ गवर्न करो, किसी के अंडर नहीं आना, किसी फॉरेन पावर के अंदर नहीं आना, वो इन्वेड करेंगे तो उनको रेसिस्ट करना है। ये सब जो है चीज यहाँ पे करी थी। इवन यहाँ पे तभी लिखा है मैंने कि फ्रीडम मूवमेंट का की जो नींव रखी गई थी वो यहीं से रखी गई थी।
समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को ये वन शॉट रिवीजन वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज आप लोग मुझे एक बार जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ जी मैम, ये वन शॉट रिवीजन OSR सीरीज आपकी काफी अच्छी है, एंड इसके बाद आप जो है क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आओ इस पर्टिकुलर चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी। तो मैं जरूर आप लोगों के लेकर आऊंगी, क्योंकि आपको पता है आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।